जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डीओपी प्रमोशन के जो एग्जाम है 2026 की, उसकी एमसीक्यू सीरीज है। इसमें हम देखेंगे जो जीडीएस है, जो जीडीएस 2 एमटीएस या जो पोस्टमैन है, क्या है पोस्टमैन है, या जो पीए के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो एमसीक्यू सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको रेगुलरली समझने के लिए आपको उसके एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि हम किस स्तर तक पढ़ चुके हैं और किस स्तर तक और पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रश्न 1 है, वो इस प्रकार है कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करते हुए डाकघर अधिनियम 2023 लाएगा, वो किस तिथि से लागू है? 1 अप्रैल 2024, 1 जून 2024, या 18 जून 2024, या 31 मार्च 2024। आपका जब उत्तर बताना है, जो आपका उत्तर है वो किस प्रकार है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भारतीय डाकघर अधिनियम है यह कब लागू किया था। भाई, डाकघर अधिनियम 1898 जो है यह कब लागू हुआ था, तो इसको याद रखना है 1 जुलाई 1898। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1898 को। और इसके द्वारा सरकार ने क्या परिवर्तन किए थे? तो डाक सेवाओं के विनिमय को, जो विनिमय का जो प्रावधान है उसको लाया गया था। डाक सेवाओं के विनिमय को लाया गया था, कि विनिमय का जो प्रावधान था, का प्रावधान जो था उसको लागू किया गया था। इसके द्वारा पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करना था। इसका जो उद्देश्य था इस अधिनियम को लाने का, वो एकाधिकार प्राप्त करना था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डाकघर अधिनियम 2023 है उसको लाया गया है, वो किस तारीख को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 18 जून 2024 को। कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को यह जो अधिनियम है लाया गया है। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि जो डाकघर अधिनियम 2023 है वो कब लागू हुआ? 2024 में। और अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि जो लेटेस्ट या नया डाकघर अधिनियम वो कब आया था, तो 2023 में। ये आपको विशेष ध्यान रखना। अधिनियम पूछे तो 2023 है और लागू कब किया गया? 2024 में, 18 जून 2024 को लागू किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डाकघर के जो प्रकार है, डाकघरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो डाकघरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? डाकघर को 3 श्रेणियों में या 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में या श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 श्रेणी है? एचओ, एसओ और बीओ। ये आपका प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार। तो आपको याद रखना है कि डाकघर की श्रेणियां हैं, या पूछा जाए कि डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एचओ, एसओ और बीओ। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो कह रहा है कि डाक सेवा बोर्ड की सहायता कौन करता है? किसी समस्या के समाधान के लिए जो सहायक की भूमिका है वो कौन निभाता है? तो डाक सेवा बोर्ड अपने विभाग का मेन बोर्ड है, शीर्ष प्रबंधकीय निकाय, जिसको अपेक्स बॉडी भी कहा जाता है। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं। 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया कि जो बोर्ड की सहायता है वो कौन करता है? तो बोर्ड की सहायता अतिरिक्त सचिव या वित्तीय सलाहकार होते हैं, वो करते हैं। जो संचालन के सदस्य होते हैं वो करते हैं, मेंबर, है ना। सेक्रेटरी ऑफ डाक, जो पोस्ट ऑफिस के जो सेक्रेटरी होते हैं वो करते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ पीएसबी, है ना। ये इन चारों में से क्या उत्तर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेक्रेटरी पीएसबी। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 4, सेना डाक सेवा किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। देखिए क्या है, आपको पता है कि उस अपना डीओपी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी की एक विशेष शाखा है एपीएस। ठीक है, सेना डाक सेवा, आर्मी पोस्टल सर्विस जो है, जो पोस्ट ऑफिस की ही शाखा है, वो किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। इसमें 70% जो एम्प्लॉयज होते हैं, 70 या 70 से 75% ले लीजिए, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसके होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। जो 25% है वो किसके अंतर्गत होते हैं? वो होते हैं आर्मी से। जो एपीएस के हेड होते हैं वो कौन होते हैं? मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी होते हैं, मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी होता है वो इनका हेड होता है। कौन होता है? हेड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सर्कल, हरियाणा डाक सर्कल जो है वो उसका जो मुख्यालय किस शहर के अंतर्गत स्थापित है? गुरुग्राम, करनाल, अंबाला या रोहतक। देखिए आपको याद रखना है, हरियाणा, पंजाब, ये वो स्टेट है जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पंजाब है, पंजाब सर्कल के अंतर्गत आता है चंडीगढ़, और हरियाणा का जो मुख्यालय वो है अंबाला में। कहाँ पर है? हरियाणा का जो मुख्यालय वो है अंबाला के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखना है। और जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जिसमें से 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट आते हैं, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, है ना, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपको याद रखना है पंजाब सर्कल, जो अभी अपन देखा पंजाब के अंदर चंडीगढ़ हो गया। फिर आपको याद रखना है महाराष्ट्र, जिसके अंतर्गत गोवा आता है। आपको याद रखना है गुजरात, जिसके अंदर क्या आता है? दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, चंडीगढ़ है किस केंद्र शासित प्रदेश के डाक सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आता है? मैंने अभी आपको बताया है कि पंजाब सर्कल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सिक्किम किस डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, असम या बिहार। आपको याद रखना है सिक्किम के जस्ट नीचे आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल, है ना, क्या आता है? वेस्ट बंगाल होगा। और इधर आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार। तो अंडमान निकोबार। ठीक है, तो जो सिक्किम है वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, और जो अंडमान निकोबार है वो भी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ में वेस्ट बंगाल जो है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? सिक्किम आता है एंड अंडमान एंड निकोबार ये आता है केंद्र शासित। ठीक, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 जो है, भारत में कुल कितने डाक सर्कल हैं? 24 है, 23, 18 या 29। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि जो आपके डाक सर्कल है कितने हैं? 23, 23 डाक सर्कलों में डिवाइड है, याद रखना आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने डाक ट्रेनिंग सेंटर है? डाक ट्रेनिंग सेंटर से मतलब है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, है ना, केंद्र, डाक प्रशिक्षण केंद्र। भारत में कुल कितने डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं? 1, 6, 8 या 4। तो भारत में कुल 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं या ट्रेनिंग सेंटर है। कौन कौन से हैं?
सहारनपुर, दरभंगा, मैसूर, मदुरै, गुवाहाटी और बड़ोदरा। ठीक है, कितने डाक ट्रेनिंग सेंटर है? बड़ोदरा। और टोटल 6 ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक इसके अलावा कौन सा है? रकनपा, जो ग्रुप ए और बी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें लिखा है रकनपा कहाँ स्थापित है? अभी मैंने आपको बताया रकनपा का फुल फॉर्म है रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर या मदुरै। तो जो हमारी रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकेडमी जो है वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थापित की गई है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 10 प्रश्न हमने लगाए हैं एमसीक्यू के। एमसीक्यू के आपने कितने? 10 क्वेश्चन लगाए हैं। अगला जो संडे होगा उसमें आपके लगभग 30 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो अगला संडे होगा उसमें भी 30 से 50 क्वेश्चन होंगे। आज केवल एक बेसिक चीज बताई है कि हमने अभी पढ़ा भी बहुत कम है। हमने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक पढ़ा है और बेसिक के अलावा 3 जो स्कीम है एसबी की, जो पीओएसबी की जो स्कीम्स है उसके बारे में पढ़ा है। तो ये उससे ज्यादा प्रश्न भी आए नहीं। अगला जो आपका एमसीक्यू की जो क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे और अच्छे स्तर के प्रश्न आएंगे। ये बहुत आसान प्रश्न है आपको लग रहे हैं, पर अपन आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं अभी प्रश्न रख दूं, आपने वो पढ़ा ही नहीं है और प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो अपने को क्या है, इजी टू टफ चलना है। ठीक है, आसान से कठिन की ओर चलना है। तो आराम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।